नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के चौथे पार्ट में। और ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा। इस लास्ट पार्ट में जो है आपके 2-3 पॉइंट रह गए हैं, उनको देखते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन जो मतलब क्वेश्चन है वो आप जो है कर पाएंगे आराम से। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और दूसरा पॉइंट है आपका जो है प्लेस वैल्यू। देखिए समझिए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है अंकीय मान। अंकीय मान, या हम इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष मान। ठीक है, प्रत्यक्ष मान कह सकते हैं, या और कह सकते हैं डायरेक्ट मान, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, और प्लेस वैल्यू होता है आपका जो है स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो देखिए ये दोनों समझते हैं बहुत आसान तरीके से, है ना। देखिए कुछ नहीं है इन दोनों पॉइंटों में, और क्वेश्चन वो कई तरीके से बना देता है। वो कह देता है कि मतलब देखिए कोई नंबर दिया होगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से बनाता है वो। ठीक है, तो देखिए आपके पास कोई नंबर है, मान लें एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लें 3, 2, 1, 8, 7, 9, ये कोई नंबर है। अब इस नंबर में देखिए अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, अगर हम इसमें कहें कि 7 का, देखिए यहाँ मैं बात करूँ 7 की, तो 7 का अंकीय मान और 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समझ लें, स्थानीय मान का मतलब होता है कोई भी डिजिट, मतलब कौन से नंबर पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान में अगर हम 9 की बात करें तो 9 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो 9 का डिजिट 9 ही रहेगा। ठीक है, इकाई 9 ही रहेगा, है ना। और देखिए 7 की बात करें कि 7 जो है 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का मान है देखिए इकाई और दहाई मतलब 10। अगर मैं देखिए इसको बनाऊं तो ये 9 हो जाएगा, है ना। देखिए इकाई, और ये हो जाएगा दहाई मतलब 70, और ये हो जाएगा आपका जो है सैकड़ा, और ये हो जाएगा आपका जो है हज़ार। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका जो भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख मतलब 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो देखिए अब ये जो निकले हैं ये सभी जो हैं स्थानीय वैल्यू हैं। जैसे कि आपसे कहे कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 3 का स्थानीय मान रहेगा इसका 3 लाख। 2 का स्थानीय मान 2 लाख, 1 का स्थानीय मान 1 लाख, नहीं सॉरी, देखिए 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 लाख, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब 20,000, और 1 का स्थानीय मान कौन सा होगा 1,000, और 8 का 800, 7 का हो जाएगा 70, और 9 जो रहेगा वो आपका रहेगा इकाई का मान। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं जो है आपके जो है स्थानीय मान। स्थानीय मान की बात करें कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 देखें कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई मतलब 10वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है 10, 70। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 70, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70। अब देखिए अगर हम अभी स्थानीय मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें 2 के स्थानीय मान का, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 2 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब 20 में 1000 पर नंबर है उसका डिजिट मतलब 2, तो 2 कौन से पर है 20,000 पे, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से। देखिए कोई भी नंबर लें, है ना, और इसमें अगर पूछा है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका जो है इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, मतलब 800, तो है ना, तो 8 का स्थानीय मान होगा 800। ठीक, तो इस तरीके से स्थानीय मान जो है हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है अंकीय मान और प्रत्यक्ष मान, मतलब फेस वैल्यू, शक्ल वैल्यू कह सकते हैं उसको, है ना। तो ये बहुत आसान है। अंकीय मान वही वैल्यू होती है, मतलब जिस अंक के बारे में पूछा है, जिस डिजिट के बारे में पूछा है, वो स्वयं डिजिट जो होती है वही फेस वैल्यू होती है, वही जो है क्या होती है, अंकीय मान होती है, या फिर प्रत्यक्ष मान उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करें कि 2 का फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, मतलब फेस वैल्यू जो नंबर हैं वही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन बनाएगा आपसे कि वो आपसे कहेगा कि 1 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, 1 और 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, 1 और 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना देता है। क्वेश्चन अभी उसने बना दिया कि 9 का और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखिए 3 कितने पर है, 3 तो जो है आपका 3 लाख पर है, 3 लाख लिखा, और 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा क्योंकि इकाई अंक पर है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे और वो उसका क्या निकल आएगा, अंतर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट, और इन दोनों पॉइंटों को समझें और फिर क्वेश्चन देखें, बुकों में क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखिए और देखते हैं, जैसे कि आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कोई और एग्जाम्पल है। इसमें से अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक है, स्थानीय मान की बात करें तो देखिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 3 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 30,000। ठीक है, तो ये होते हैं स्थानीय मान। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट खत्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो रहेंगे आपके, नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे गुणनखंड। देखिए 2 पॉइंट हैं ये भी, गुणनखंड और एक और है आपका जो है गुणज, गुणनखंड और गुणज। देखिए गुणज जो होता है वो होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणज जो होता है मल्टीपल होता है, और गुणनखंड जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कहने। तो देखिए सबसे पहले आप गुणज समझें, गुणज क्या होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। गुणज जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि 5 के गुणज क्या होंगे, तो 5 के गुणज क्या होंगे। देखिए 5 के गुणज, तो 5 के गुणज होंगे, एक तो 5 ही होगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, और इस तरीके से आप करते जाएं, ये उसके जो है गुणज कहलाते हैं। 12 की बात करें कि 12 के गुणज क्या होंगे, एक तो 12 ही होगा सेम, और 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48, और फिर 60, इस तरीके से एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक कह सकते हैं इनको। तो 12 के मतलब गुणज जो हैं अनंत हो सकते हैं, गुणज अनंत हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल, लेकिन फैक्टर जो हैं गुणनखंड वो अनंत नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए गुणज आप समझ गए होंगे,
किसी भी संख्या का मतलब टेबल आगे तक करते जाएं तो वो उससे गुणज निकल आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो है, आप देखते हैं फैक्टर। आप देखिए फैक्टर क्या होता है ना। तो फैक्टर में देखिए गुणजों की संख्या अनंत हो सकती है लेकिन फैक्टरों की संख्या अनंत नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड की बात करें। अब गुणनखंड है आपके पास, मान लिया 20 है ना। तो 20 है, तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे? तो देखिए 20 के गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं कि जो भी संख्या दे रखी है हमें, उस संख्या को कितने नंबर काट रहे हैं, मतलब कितने नंबरों का उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 20 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और 20 स्वयं का भी जाता है। तो 20 के फैक्टर कितने हो गए? ये जो हैं 20 के फैक्टर हुए। ठीक है, अगर इस तरीके से ही हम आपको 45 के पूछें तो 45 के फैक्टर क्या होंगे? 45 में 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, फिर 15 का भाग जाएगा, फिर उसके बाद 45 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 45 के क्या रहे? फैक्टर रहे। अभी ऐसे ही कोई संख्या आपके पास मान लिया 200 है, तो 200 के फैक्टर क्या रहे? 1 200 का फैक्टर रहेगा, 2 भी 200 का फैक्टर रहेगा, 4 200 का फैक्टर रहेगा, है ना, 5 200 का फैक्टर रहेगा। अब 6 का इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, तो 8 भी इसका फैक्टर रहेगा, 10 इसका फैक्टर रहेगा। 10 के बाद किसका जा रहा है? फिर 10 के बाद जा रहा है आपका 11 का जाएगा नहीं, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 17 18 19 20 का जाएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए अगर कहीं मिसिंग होती है तो कमेंट करना। ठीक है, 20 का इसमें जाएगा, 20 के बाद 30 का नहीं जा रहा, 40 का जाएगा, 50 का जाएगा, फिर उसके बाद 100 का भी जाएगा इसमें, और फिर जो हो जाएगा आपका जो है 200। ठीक है, तो इसके रहे ये फैक्टर, 200 के फैक्टर रहे। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे? क्वेश्चन पूछेगा कि 200 के फैक्टर करने पर सम फैक्टरों की संख्या कितनी है, विषम फैक्टरों की संख्या कितनी है, अभाज्य फैक्टरों की संख्या कितनी है, टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इस तरीके पर हमने एक वीडियो बना दी है ना। वो वीडियो जाके देखे सबसे पहले, तो फैक्टर जो है आप निकाल सकते हो कि उसमें सम कितने फैक्टर आएंगे, विषम कितने फैक्टर आएंगे। जैसे हम इसमें बात करें सम फैक्टरों की, तो देखिए सम फैक्टर ये हैं, है ना। तो 200 में सम फैक्टरों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए फैक्टर, अगर ये तो छोटी संख्या दे रखी है 200, अगर दे रखी हो मान लो 16,000, तो फिर उसके इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर उस तरीके से जो है हम एक मेथड से निकालते हैं, जो कि हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, और आप आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं, सम फैक्टर निकाल सकते हैं, अभाज्य फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। सम अभाज्य फैक्टर कैसे भी हैं उनका योगफल निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। वो वीडियो हमारी पहले देख ले और बहुत मज़ा आएगा, ये मान लें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये गुणनखंड भी हो जाते हैं। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, लेकिन गुणज जो होते हैं मल्टीपल, उनकी संख्या सीमित नहीं होती। तो हमारे जो सारे टॉपिक जो हैं ख़त्म हो चुके हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के। ठीक है, नंबर वाइज नंबर हमने 4 पार्टों में जो है वीडियो शूट किया है, मतलब है ना, क्लास ली है। और हमारी जो है वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो देखिए शेयर कीजिए, और कहीं मिसिंग है तो कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हम आगे का जो भी मतलब वीडियो है उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ हमें समझ में कम आ रहा है
तो कमेंट करें, जिससे कि हम आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।